हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 50 प्रश्न होते हैं। साथ में यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी आपके क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब भर्ती जैसे आती है तो आपकी यूपी पुलिस से भी एक साथ आया, यूपीएसआई भी हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, ये ढेरों आपकी वैकेंसी आती है। इसलिए हमारी ये क्लास आपकी हमेशा रहती है ताकि आपको कोई समस्या ना हो कि आपको अलग से कोई पढ़ना पड़े। अगर आप ये क्लास डेली ले रहे हैं तो आपको समझिए कि आपको कोई और अदर क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको एक प्रैक्टिस लाना है और अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। धुआंधार यहाँ पर सेशन होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जवाब यहाँ पर पहले का ही आ गया है। सर्वनाम जो आपके होते हैं 6 होते हैं, है ना। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो आपके 6 होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, फिर निजवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर बताना है नेपोलियन, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों, नेपोलियन जो आपका है ये जातिवाचक में होगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन जो आपका है यहाँ पर जातिवाचक, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? चलिए बताएगा कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है 3 नंबर में। तो हमने कहा कि बहुत सुंदर, इसका मतलब है कि सुंदर का भी क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो जब सुंदरता अर्थात जब विशेषण की विशेषता बताया जाए तो ये होता है आपका प्राविशेषण। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, प्राविशेषण बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? बताइएगा, भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। और भरोसे की अगर बात करते हैं तो भैया जब भरोसा होता है तो किसी न किसी के प्रति होता है। जब किसी न किसी के प्रति होता है तो आप कहेंगे ये है संबंध बोधक आपका है ना। भरोसे शब्द में आपका संबंध बोधक बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब संबंध का ज्ञान कराने वाला जो आपका होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, आसमान का रंग नीला है। यहाँ पर विशेष से आपको बताना है कि यहाँ पर विशेष है क्या, और विशेष से क्या होता है, या तो संज्ञा होती है या तो सर्वनाम होता है जो कि उसके स्थान पर बोले लिखे जाते हैं। अब आप बताइएगा विशेष से है तो आपका है क्या? चलिए, आसमान बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए जो आसमान है ये आपका विशेष हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका नीला है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन आया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आपने पढ़ा है विराम चिन्ह में क्या, आपने पढ़ा निर्देशक, क्या पढ़े हैं आपने? निर्देशक पढ़ा है। आपका ऐसा ऐसे डास होता है। यहाँ पर लाघव भी पढ़े तो लाघव में आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पर उपदेशक और आपका दिया है विवरण। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका सी नंबर है उपदेशक, ये आपका चिन्ह का, विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? पूर्वकालिक है या द्विकर्मक क्रिया है? 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखिए, अब पढ़कर क्या होगा, है ना। याद रखिए ये है आपकी पूर्वकालिक क्रिया है ना। क्या? अब पढ़कर क्या होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर लेता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ कर लेता है तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा सी नंबर है राइट, क्या राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानना है कि जो प्रेम है वो अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। वाक्य का काल इनमें से क्या है? कौन सा आपका काल है? कह रहा है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण। अपूर्ण तो होगा नहीं। आप कहेंगे सर ऑप्शन पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। तो आपका सामान्य वर्तमान मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जिसका भी ऑप्शन आया है नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? यहाँ पर बताइए, ऐसा लगो मानो बम फटा हो,
इसमें कौन सा अव्यय है? चारों ऑप्शन देखना है। स्वरूप बोधक है, संकेत बोधक है, उद्देश्य बोधक है या कारण बोधक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए आपका जो आंसर आ रहा है 9 का ऑप्शन ये आ रहा है, कोई लोग बी भी दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा, मतलब कह रहा है ऐसा लगा मानो। मानो मतलब ये स्वरूप को बता रहा है, अर्थात ये स्वरूप बोधक है। तो ऑप्शन में बनेगा ए नंबर है, ये स्वरूप बोधक आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगर ये शब्द होता कारण बोधक, है ना, तो वह क्यों भाग रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा होता, ठीक है ना। संकेत में मोहन ने राधा को अंगूठी देखने का इशारा किया तो संकेत हो जाता। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? चलिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुर्सी पर, है ना, कुर्सी पर में मैं पर, अधिकरण में मैं पर, अर्थात आपका जवाब डी हो जाएगा। अधिकरण जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। अगला बताइएगा कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है, जल्दी से बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 और जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ठठेरिन आ रहा है, और ठठेरिन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ठठेरिन जो ऑप्शन लिखा जाएगा वो आपका ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब लिखा जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, जवाब देना है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर शब्द कौन है? पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का? तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए सी नंबर है। यहाँ पर याद रखिए जो सहायता शब्द है, सहायता, ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है, सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला आपका शब्द है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सकल और सकल का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये सकल क्या और ये सकल का आपका है क्या? तो दोस्तों याद रखिए सकल मतलब होता है क्या, यहाँ पर संपूर्ण होता है, और ये सकल मतलब होता है अंश होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सी वाला संपूर्ण और अंश, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है वेदर दे डिड ए प्रेजवेथी का हिंदी अनुवाद जो होता है इनमें से क्या होगा? यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद पूछा गया है, और इसका हिंदी अनुवाद होता है उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय था। इसका राइट आंसर बनेगा आपका सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? आपने हिंदी की बेसिक वाली क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जरूर यहाँ पर पढ़िएगा, है ना। बेसिक की क्लासें भी स्टार्ट की गई, थ्योरी भी आपकी है। तो यहाँ पर देखिए आपका नासिक व्यंजन जो होते हैं वो कौन होते हैं? आप कहेंगे कि जो नासिक व्यंजन होते हैं इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, है ना। तो आप पंचमाक्षर जो आपका आएगा इनमें से क्या बनेगा? बी नंबर जो आपका अंक दिया गया है ये क्या है? आपका नासिक व्यंजन है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और अशुद्ध वर्तनी में कह रहा है देखो शुश्रूषा। आप कहेंगे जो शुश्रूषा ये वाला बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला आपका गलत हो जाएगा। वेशभूषा सही है और मनीषा भी आपका सही दिया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है। यहाँ पर समानार्थी जो कि दिया है संविदा। अब संविदा का समानार्थी क्या हो सकता है? चलिए भाई बताइएगा कि संविदा का जो समानार्थी हो सकता है इनमें से वो क्या हो सकता है। यहाँ पर 17 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है, और 17 की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं संविदा में अर्थात ठेके में, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ठेका, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौकी का तत्सम क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा चौकी का जो तत्सम होता है इनमें से क्या हो जाएगा? चौकी का तत्सम क्वेश्चन नंबर 18 चतुष्पादिका, बिल्कुल सही है। जिसका भी जवाब आया है यहाँ पर चतुष्पादिका, मतलब जो 18 का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुष्पादिका आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है घोटक का सही तद्भव रूप क्या होता है? घोटक का सही तद्भव रूप क्या होता है? घोटक क्या होता है? चलिए जवाब दीजिएगा 19 नंबर में। और 19 की अगर बात करते हैं तो घोटक मतलब होता है घोड़ा, है ना। घोटक का जो तद्भव होता है वो घोड़ा होता है, मतलब ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि जल कामा प्राण कामा पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल कामा प्राण कामा पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर लॉक किया जाए। चलिए
यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जल प्राण पुत्र, है ना, ये हैं क्या, जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके हैं, जीवन के अनेकार्थी हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपने एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस समास का पूर्व पद अर्थात जो पहला पद है प्रधान हो, उसमें से कौन सा समास होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो जाए, है ना, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये होता है आपका अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास। मतलब यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चारण का जो संधि विच्छेद है इनमें से क्या हो जाएगा, तो इसे जब तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे तो आप बनेगा उत्धन चारण। क्या बनेगा, उत्धन चारण। और उत्धन चारण जो लिया गया है वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ये जो कि आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए घुटने टेकना मतलब क्या होता है, हार मान लेना, है ना। घुटने टेकना मतलब होता है हार मान लेना। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हार मान लेना। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है। चलिए 24 नंबर में आपको जवाब देना है आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास। मतलब साधु संतों की जो संगति छोड़ देना, ये से तो होगा नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन बी देखेंगे, कह रहा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं। चलिए जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं या अनवरत कहते हैं। चलिए 25 नंबर में 25 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जो हमेशा रहने वाला होता है उसे शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे शाश्वत कहते हैं। मतलब ऑप्शन जिस जो जो लोग दे रहे हैं यहाँ पर ये नंबर है बिल्कुल सही जवाब, सोच समझ के आप लोग जवाब दे रहे हैं, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। 26 नंबर में सूर्य का पर्यायवाची बताना है। अब यहाँ पर दिया गया है भास्वर दिया है, तो भास्वर नहीं होता, भास्कर जरूर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया मार्तंड, जो कि ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए सूर्य के पर्यायवाची में यहाँ पर आपका आदित्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है, दिनकर है, भास्कर है ना, तरण भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आप लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान, एक पान की दुकान, एक पानों की दुकान। मेरे घर के पास पान की एक दुकान। अब कहेंगे सर पान की एक दुकान होती है, एक पान की दुकान नहीं होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा वो डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इस क्लास में देखिए बहुत लोग फास्ट तरीके से जवाब दे दिए, बहुत लोगों ने धीमे जवाब दिया। इसका मतलब है जो डेली यहाँ पर क्लास लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन उनके लिए चूरन जैसे हैं, बिल्कुल चूरन जैसे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर देखो दिया गया मच्छरदानी, और मच्छरदानी में जो प्रत्यय है वो आपका क्या होगा। तो मच्छरदानी इसका मतलब है कि प्रत्यय जो छुपा होगा कहीं ना कहीं शब्द के बाद में जुड़ा होगा। अब शब्द के बाद में जुड़ा होगा तो आप कहेंगे सर मच्छर और यहाँ पर दानी। तो मच्छर और दानी इसमें से ऑप्शन आपका आएगा डी नंबर, दानी जिसका ऑप्शन आया है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शब्द दिया गया है प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। उत्कर्ण दिया गया, उत्कर्ण। अब देखिए उत्कर्ण को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें जो उपसर्ग निकलेगा क्या निकलेगा। देखिए इसे जब तोड़ा जाएगा, है ना, इसे जब तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर उत का प्रयोग हुआ है ना, उत्कर्ण उत्धन कर्ण। इसका मतलब है जो उत जो ऑप्शन है ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। मिश्र वाक्य पूछा गया है और मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा क्या। मिश्र वाक्य में कह रहे मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऐसा कुछ तो आपका है नहीं है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, इसमें भी कुछ नहीं है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो ये आपका जो होगा संयुक्त होगा, क्योंकि जो और होता है वो आपके संयुक्त में होता है। ज्यों ही शब्द आपका आ गया, ज्यों ही घर से निकला त्यों वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर जो आंसर आपका डी वाला आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे शब्दों का सही विलोम आपको चुनना है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है परोक्ष, है ना, क्या कह रहा है, परोक्ष कह रहा है। परोक्ष मतलब होता है जो दिखाई ना दे, है ना।
तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर राइट हो जाएगा विलोम शब्द में वो हो जाएगा प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगला दिया गया उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। क्या होता है यहाँ पर निकृष्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है करुण रस का स्थायी भाव। चलिए करुण रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन लॉक किया जाए। 33 नंबर आपसे कह रहा है तो करुण रस का होता है क्या, शोक होता है ना, क्या होता है, शोक होता है। अगर हम आपसे पूछे कि उत्साह किसका होता है, तो आप कहेंगे सर उत्साह होता है वीर रस का। किसका होता है, वीर रस का होता है। अगर आपसे पूछे रथ किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है श्रृंगार रस का, होता है श्रृंगार रस का। यहाँ पर हास्य रस होता है आपके, तो हास्य रस यहाँ पर हास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइएगा कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस साँची, एबतियाँ सुन सुखी, है ना रूखी। इसमें रस पूछा गया है, तो कह रहा है आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी, है ना, मतलब आपके इंतजार में आँखियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, नजर गड़ाए बैठी हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 34 नंबर में जो ऑप्शन होगा वो होगा वियोग श्रृंगार। क्या है, वियोग श्रृंगार, ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। ऐसा आपको छंद पढ़ने को मिला होगा जिसका पहला और अंतिम जो आपका शब्द होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर, ये होता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ जो आपकी होती हैं 6 चरणों में होती है, और पहला वर्ड और अंतिम वर्ड जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन दिया गया अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पर अलंकार का शाब्दिक अर्थ लगभग सभी का जवाब है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण होता है, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार पूछा गया है। अब ये जो अलंकार होगा इनमें से क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। यहाँ पर 37 नंबर में देखिएगा कह रहा है आपसे क्या, 3 बेर दिया है और 3 बेर दिया है। जब शब्द एक जैसे आपको दिए हों और दोनों के ही अलग अलग अर्थ निकल रहे हों, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जवाब सी हो जाएगा यमक अलंकार, है ना। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ताजमहल, है ना, का अद्भुत नमूना है। अब यहाँ पर देखो जो ताजमहल है ना, ये जो ताजमहल है तो ये है क्या, कौन सी शैली है। आप कहेंगे सर जो ताजमहल है ये है स्थापत्य कला, है ना, इनको हम बोलेंगे कि जो स्थापत्य कला भरेंगे तो ये ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ये विकल्प में ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कृपण का विलोम क्या होता है। देखिए दिया गया है कृपण, और कृपण का विलोम पूछा गया है 39 नंबर में। तो कृपण का होता क्या है, उदार होता है। क्या होता है, उदार होता है। उदार कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा अगला बताइएगा, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अंगना शब्द का समानार्थी कौन सा है। अंगना शब्द का समानार्थी 40 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए अंगना शब्द का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, और 40 की अगर बात करते हैं तो अंगना का समानार्थी दिया है समानार्थी, और समानार्थी है तो आप कहेंगे सर आंगन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर गद्यांश, और गद्यांश में क्या है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है ना। वैज्ञानिकों के आने से देखिए विकास कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसी के बारे में इसमें गद्यांश में दिया गया है ना। जो आधुनिक युद्ध होते हैं, बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं, एटम बम बनाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ फायदा है तो कुछ उसका घाटा है, उसी के बारे में गद्यांश यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है 46 नंबर में, और 46 नंबर में आपसे कह रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है इनमें से नाम क्या है। चलिए कितने लोग हैं जो इसका सही जवाब दे सकते हैं। चलिए देखिए आपका जवाब आ गया है आपका 46 नंबर में। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का नाम है, याद रखिए, मंगलसूत्र। क्या है यहाँ पर, याद रखिए 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा उसी हो जाएगा मंगलसूत्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि प्रेमचंद के और भी ढेर सारे यहाँ पर क्या है इनके उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। अगला आपसे कह रहा हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। जवाब दीजिएगा कि हंस पत्रिका के जो संपादक आपके थे इनमें से कौन थे।
यहाँ पर देखिए 47 नंबर में, और 47 की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा हंस पत्रिका के हैं आपके प्रेमचंद। क्या हो जाएंगे, प्रेमचंद। मतलब ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हंस पत्रिका जो कि 1930 में बनारस या वाराणसी से प्रकाशित की गई थी, है ना। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हंस पत्रिका कहाँ से, तो आप कहेंगे वाराणसी से प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो बताइएगा कि जो आलोक पर्व रचना है वो किसकी रचना है। चले, आलोक पर्व जो रचना है ये किसकी रचना है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ये निबंध संग्रह है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये होता है भवानी प्रसाद मिश्र से, तो भवानी प्रसाद मिश्र को 1992 में, कब, सॉरी 1972 में, 1972 में बुनी हुई रस्सी, आपने पढ़ा होगा बुनी हुई रस्सी के लिए, है ना, जो कि कविता संग्रह है, इनके लिए एक पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कहलाते हैं। राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, राष्ट्र कवि जो कहा गया है वो किसे कहा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे सर राष्ट्र कवि कहा गया है आपके मैथिली शरणगुप्त को। किसे कहा गया है, मैथिली शरणगुप्त को कहा गया है ना। इनकी जो एक रचना है वो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो साकेत है। कौन सी है, साकेत जो रचना है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना आपकी है साकेत, जो कि बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर किसकी रचना है। चलिए 50 नंबर है, 50 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए प्रेम सागर किसकी रचना है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए तो यहाँ पर प्रेम सागर आ गया है लल्लू लाल, है ना। क्या हो जाएगा, लल्लू लाल, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कि हम डेली आपको बताते हैं कि एक मॉडल पेपर के साथ साथ कुछ आपके हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो आपका है 11, है ना। यहाँ पर दिया गया प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये कब और कहाँ पर हुआ था। चलिए बताइए जल्दी से। जी भैया हम लाइव तो अब डेली क्लासेस आपकी हो रही हैं, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो सकता है। सर आंगन का समानार्थी होता है स्त्री, आंगन का होता है, इसमें शायद अंगना दिया था क्या, आंगन शब्द दिया था। अच्छा आंगन शब्द दिया है तो आंगन का भी स्त्री ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में आयोजित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका आया था यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, है ना। कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1975 में ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपके नागपुर में हुआ था। कहाँ पर है, आपके नागपुर में हुआ था, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइएगा कि अलका सरावगी को जो हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला था वो आपके देखा जाए कौन सी रचना के लिए मिला था। तो दोस्तों याद रखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा, 12 नंबर में ऑप्शन डी यारों के यार, ठीक है। अलका सरावगी को याद रखिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया, यारों का यार जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर दिया गया है आलोक पर्व जो रचना है वो आपकी किसकी है। देखिए आलोक पर्व की अगर बात करते हैं 13 नंबर में तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, क्यों भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि अलका सरावगी को क्या दिया है, अलका सरावगी को जो मिला था, हाँ बिल्कुल सही है यार। यहाँ पर देखो गड़बड़ी हो रही थी, ये कली कथा बाया पास, है ना। मतलब 12 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। 12 का जो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आपका जवाब बनेगा ए नंबर। ठीक है, सुधार कर लेते हैं और इसे सुधार कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि अलका सरावगी को जो मिला था हिंदी साहित्य वो काली कथा आपके बायापास के लिए मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है और 13 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बनेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला है साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है जो आपकी साकेत पर इनको पुरस्कार मिला था मैथिली शरण गुप्त को वो कौन सा पुरस्कार या पारितोषिक प्राप्त हुआ था। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर बताना है 14 में, और 14 की अगर बात करते हैं तो याद रखिए इनके लिए मिला था सरस्वती सम्मान। क्या मिला था, सरस्वती सम्मान, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए 15 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर जवाब देना, और देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है। याद रखिएगा नीरजा के लिए जो मिला था वो शिक्षरिया पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नीरजा के लिए जो मिला था वो शिक्षरिया पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बताना है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। चलिए जल्दी बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है 16 नंबर में, वो ऑप्शन डी बनेगा। याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था जो कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। कौन सी कविता के लिए, लोकायतन के लिए। अब यहाँ पर बताइएगा लोकायतन अगर दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए 17 नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर, यहाँ पर लोकायतन है ना जो दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए आपका जवाब लगभग लगभग आ गया है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल सही है। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि लोक आयतन के लिए जो पुरस्कार मिला था है ना, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, और 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई चलिए देखिए 18 नंबर में जवाब कुछ लोगों ने दिया है। यहाँ पर देखिए डी नंबर, कितनी नावों में कितनी बार, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। यहाँ पर देखिएगा कि आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर में, और 19 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका डी नंबर है प्रेमचंद, जो कि कलम का सिपाही है ना, प्रेमचंद जो कि कलम का सिपाही है, यही आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यहाँ पर 20 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा आपका हो जाएगा महादेव वर्मा, है ना, महादेव वर्मा को मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा गोविंद मिश्र को जो पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार था दोस्तों सरस्वती सम्मान था, जो कि धूल पौधों के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बताइएगा जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी
अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 और 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इनकी रचना है परख। क्या है? इनकी रचना है जो कि आपका परख है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है ना, एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि भैया जो भारत भारती पुरस्कार था, क्या भारत भारती पुरस्कार जो आपका है, भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। इसका जवाब आपको जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है ना। और आज के लिए इतना रखते हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है क्योंकि अगली क्लास आपकी है ना, जो कि यूपी पुलिस का आपका मॉडल पेपर है। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज ज़्यादा हो गई होगी, जिनकी एज ज़्यादा हो गई वो पुलिस में 30 के ऊपर हो गए हों, तो वो बिल्कुल तरीके से सोचेंगे हमको पुलिस को तो पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको बता दें जीके है और हिंदी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं है ना, तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ये देखिए किताब भी उठा सकते हैं है ना, लेकिन आप समझिए कि जीके क्लास चल रही है, हिंदी क्लास चल रही है, तो ये सोचिए कि नहीं हमारी पुलिस में एज पूरी ख़त्म हो गई है तो हम पढ़ाई करके बंद कर दें, या अगर आपका कोई टारगेट ना हो तो बंद कर सकते हैं। बाकी अगर आपका टारगेट है कि हम आरओ का फॉर्म भरे हैं या और कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो आप रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो भी चीज़ भूल जाएगी है ना, वो भी भूल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसको रिवीजन आप करते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आ जाइए फिर अगली क्लास में है ना, अगली क्लास में आ जाइए जल्दी से भाई, अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भैया वीडियो को लाइक शेयर आज नहीं किया है, आप लोग भूल गए हैं क्या? क्यों भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, आज तो आप लोग भूल गए हैं, हमने बोला भी नहीं और आप लोग भूल भी गए हैं लगता है ना। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं ना, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अगली क्लास में आइए तुरंत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।